जैसी राधा ने माल जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। दिल अकेला मगर लाख अरमान है, दिल अकेला मगर लाख अरमान है, इसलिए आदमी बस परेशान है। आप व्यक्ति को देखते ही, उनके चेहरे के भाव को देखते ही ये बता देते हैं कि किस राग में बात करनी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं देहरादून के करणपुर क्षेत्र में। जी हाँ, करणपुर क्षेत्र में जो डीएवी कॉलेज है और डीबीएस कॉलेज है, ये करणपुर क्षेत्र में है। जब मैं यहाँ आया तो डीएवी कॉलेज को देखकर मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। 90 के दशक में हम लोग यहाँ पढ़ने आते थे और हमारी पढ़ाई डीएवी कॉलेज से हुई है। यहाँ हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती झरना माथुर जी से। झरना माथुर जी के बारे में कुछ बताना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा तबला वादन करते हैं और भी बहुत सारी विधाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं। झरना जी, आपका स्वागत है डुगडुगी में। झरना जी, हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो बहुत अलग अलग विधाओं से जुड़ी हुई जर्नी है और विस्तारित है, तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे आपके बारे में। मेरी शिक्षा दीक्षा जो है बरेली में हुई, यूपी में। वहाँ मैंने एमए म्यूज़िक में किया और इकोनॉमिक्स से एमए किया। उसके बाद मेरठ कॉलेज से, चौधरी चरण यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड और एमएड किया। इस दौरान मैंने 20 सालों तक इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में संगीत की अध्यापिका रही और इकोनॉमिक्स के लेक्चर के पद पे भी मैंने काम किया। बीच में यहाँ डीएवी पीजी कॉलेज में मैंने 9 साल डिग्री कॉलेज में दिए हैं। वहाँ पे मैंने तबला सिखाया बच्चों को और सब बच्चों की थ्योरी क्लासेस लेती थी मैं। तो साथ में मेरे को कुकिंग का बहुत शौक़ था। मैंने कुकिंग, घर में दोनों ही फैमिली ऐसी थी कि मायका और ससुराल दोनों में कुकिंग का बहुत था। तो मैंने उसमें अपनी जो रेसिपी थी, अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। उसमें मेरी रेसिपी जो थी वो थोड़ी अलग हटके थी। मॉम रेसिपी ज़रा हटके मेरी एक अपनी किताब है और मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया। तो जो रेगुलर रेसिपी जो है उनमें से मैंने कुछ अलग उनको क्रिएट किया और लोगों को पसंद आई वो मेरी रेसिपी। और इसके साथ ही साथ मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स है, कंप्यूटर है, डांस है, मैं सोशल वर्क करती आई हूँ। कोविड के समय से मैंने काफ़ी किया था, उसमें हमने प्लांट्स लगाए, ज़रूरी लोगों को जहाँ तक ज़रूरत हो सकती थी उनको हमने सॉल्व की, उनकी समस्याओं को मशीनें दी। जो कोविड के समय में ऐसी फैमिली अच्छी थी जो अपना उनका काम सब बंद हो गया था उस समय और वो लोग इतने असहाय थे कि किसी सामने कह नहीं पा रहे थे। तो कुछ लोग मेरे पास आए, उन लोगों की मैंने मदद की। उन लोगों को सिलाई मशीन अपनी तरफ से कुछ स्पॉन्सर करके लोगों को हमने उनको 4 मशीनें और एक बच्चा जो था जो 2 साल से घर पे बैठा था, 10th स्टैंडर्ड में था, वो 10th की क्लास नहीं दे पा रहा था, 9th कर रखा था और उसको टीसी नहीं मिल पा रही थी, उसके माँ बाप फीस नहीं जमा कर पा रहे थे। तो हमने उसकी फ़ीस जमा की जिससे बच्चा अब आगे पढ़ रहा है। ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे पैसे से उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो पाई। तो ये हमने इस तरह के प्रयास किए, छोटे छोटे लोगों की मदद करी। ये तो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है और एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव किसी के जीवन पर अगर आपकी पहल से पड़ता है तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। आपने एक बच्चे की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उसमें योगदान दिया। बात संगीत की हो रही है क्योंकि आपकी तो विधाएं अलग अलग हैं। आप कंप्यूटर से भी जुड़े रहे और आप इंटीरियर डेकोरेशन से भी जुड़े हुए हैं, डिजाइनिंग से भी जुड़े हुए हैं। बात संगीत की हो रही है। फैमिली में क्या संगीत का कोई इतिहास रहा है? नहीं, फैमिली में कोई संगीत में नहीं था और मैं ही एक थी जिसने संगीत बचपन से सीखा। मुझे घर, लेकिन हाँ, घर में सब लोग चाहते थे कि मैं संगीत सीखूं, तो मैंने संगीत सीखा। लेकिन एक मेरे साथ लाइफ में बहुत अच्छी बात हुई कि जो मेरी मदर इन लॉ थी वो खुद संगीत की थी। तो वो तबले की थी, तो एक उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया कि वो खुद संगीत की थी और एक मैं संगीत की हूँ, तो इस बात से वो बहुत खुश थी। पर मेरा वोकल और इंस्ट्रूमेंटल दोनों था, वो तबले की बहुत अच्छी शिक्षिका थी। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि ससुराल में भी आपको संगत मिल गई और माता जी तबला वादन कर रहे थे। गुरु राम राय में पढ़ाती थी, वो लेक्चर थी। आप माता जी तबला वादन करते थे और आप गाते थे, तो सुनना चाहेंगे आपको।
इसमें मैं अपनी एक आपको गज़ल सुनाने जा रही हूँ। दिल अकेला मगर लाख अरमान है, दिल अकेला मगर लाख अरमान है, इसलिए आदमी बस परेशान है, इसलिए आदमी बस परेशान है। रोज मिलना मिलाना कहाँ अब रहा, रोज मिलना मिलाना कहाँ अब रहा, एक दूजे के गमों से सब अनजान है, एक दूजे के गमों से सब अनजान है। अब घरों में बसी है यूं खामोशियाँ, अब घरों में बसी है यूं खामोशियाँ, शान शौकत का जो सामान है, शान शौकत का जो सामान है, दिल अकेला मगर लाख अरमान है, इसलिए आदमी बस परेशान है। बहुत शानदार। आपने तो कुछ लाइनों में आपने जीवन की हकीकत बता दी कि दिल अकेला पर लाख अरमान। जी बात सही है कि व्यक्ति एक है पर उसने बहुत सारे अरमान पाले हुए हैं। जी जी आपसे जानना चाहेंगे कि फैमिली में तो कोई संगीत से नहीं जुड़े रहे, जी जी पर आप पहले व्यक्ति रहे जो अपने परिवार से संगीत के क्षेत्र में जिसने कदम रखा। जी। कोई खास वजह? शुरू से बचपन से ही मेरे को संगीत से प्रेम रहा, और ऐसा नहीं था कि घर में जैसे लोग जुड़े नहीं थे, लेकिन लोगों को शौक था कि हमारे घर में भी कोई निकल के आए, तो लोगों ने घर में सबने प्रोत्साहन दिया। मैं जहाँ पे रहती थी वहीं पास में एक गांधर म्यूज़िक स्कूल था, तो वहाँ मेरे पेरेंट्स ने एडमिशन कराया, और उनका मन था कि हमारे घर का कोई बच्चा आगे संगीत में निकले। तो मैंने फिर इसीलिए संगीत, और मुझे खुद भी शौक़ था और मेरे घर वाले भी चाहते थे कि मैं संगीत सीखूं, इसलिए मैंने संगीत को चुना और सीखा, और मुझे आनंद आता है, आज भी आता है। मैं सीखने की रोज़ कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ नया रोज़ सीखती हूँ, प्रयास रहता है कुछ भी नया सीखने को मिले मेरे को। बहुत सही। और संगीत तो इतना व्यापक क्षेत्र है जी जी कि जिसमें आप रोज़ कुछ नया करते हैं, जी और रोज़ एक नई ललक रहती है कुछ जी। नया करने की। जी आपने बरेली जी इंटर कॉलेज में जी आपने संगीत की अध्यापिका के रूप में काम किया। जी जी तो बिल्कुल। पहले दिन जी जब आप क्लासरूम में पहुंचे, जी क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था मन में? एक्चुअली मैं पढ़ाई करने के बाद तुरंत ही मैंने वहाँ पे GGIC गवर्नमेंट कॉलेज होते थे, उसमें शिक्षक संघ से टीचर्स रखे जाते थे, तो उस समय मैं बहुत छोटी थी, तो बच्चों के साथ में घुल मिल जाती थी तो एक टीचर और बच्चे का, स्टूडेंट का रिश्ता कम बनता था, एक दोस्त और एक प्यार का रिश्ता बन जाता था, और बच्चे भी मुझे बहुत पसंद करते थे, और मैं भी बच्चों के साथ घुल मिल के उनके साथ बहुत अच्छे से सीखना सिखाना होता था। ये बच्चे क्लास में आना पसंद करते थे, उन्हें ये नहीं लगता था कि कोई टीचर है इसके पास जा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा भी टाइम होता तो मेरी क्लास में आके बैठना उनको अच्छा लगता था कि चलो मैम के पास चल के बैठ के काम कर लेंगे, तो बड़ा अच्छा अनुभव था। और उसी कॉलेज में मैं पढ़ी थी, गवर्नमेंट कॉलेज में, और उसी कॉलेज में फिर मुझे शिक्षिका के पद पे काम करना पड़ा, तो एक अजब अलग सा अनुभव था कि जिन्होंने टीचर से हम पढ़े थे वहाँ बहुत झिझक लगती थी कि हमें टीचर्स ने पढ़ाया है, तो एक अलग सा अनुभव, बड़ा खट्टा मीठा अनुभव बच्चों के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग, और टीचर्स का भी बड़ा कोऑपरेशन रहता था, वो लोग बिल्कुल एज ए स्टूडेंट ही उस समय भी देखते थे, और हम लोग को बहुत सहयोग करते थे नए बच्चों को कि नए टीचर्स आज हम लोग के साथ आए हैं, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोग। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने किसी कॉलेज में पढ़ाई की और वहीं आप शिक्षिका के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी थी, और ये अनुभव तो जीवन भर याद रहने वाला अनुभव होता है। आप DAV PG कॉलेज देहरादून में भी शिक्षिका के रूप में, एक प्रवक्ता के रूप में आपने कार्य किया है, सेवाएं दी हैं, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा, और यहाँ पे जो हमारा स्टाफ था, ये HOD थी यहाँ पे डॉक्टर अनुपमा सक्सेना जी,
उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। और वहाँ पे दूसरी सुमन त्रिपाठी जी थी सितार की, उन्होंने मेरे को बहुत सहयोग किया। बहुत अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर था और बहुत अच्छे से क्लासेस होते थे और उनसे मैंने सीखा भी बहुत कुछ और मैंने बच्चों को भी सिखाया। और मैं वोकल तबला लेती थी और साथ में मैं वोकल की और सितार की थ्योरी की भी क्लासेस लेती थी। तो वो मेरा एक अनुभव बड़े बच्चों के साथ, उस समय बच्चे ऐसा होता है कि बीए के बच्चे बहुत बड़े होते हैं, उसमें बॉयज़ भी थे, तो बॉयज़ को समझाना, बॉयज़ को लेके चलना, बॉयज़ को या बच्चों को उनकी तरह की चीज़ों को उनके मन के मुताबिक उनको उस समय सिखाना, क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं, उनकी अपनी इच्छाएँ होती हैं, कभी वो कुछ सीखना चाहते हैं, कभी कुछ सीखना चाहते हैं, कभी उनका वो मन नहीं करता है कि नहीं आज हम ये नहीं करें। तो उनकी रुचि के हिसाब से मैं क्लासेस लेती थी। मैं अपनी उन पे ज़बरदस्ती नहीं थोपती थी कि बड़े बच्चे हैं जैसा वो चाहते हो उनको उसी हिसाब से मैं सिखाने का प्रयास करती थी, तो बच्चे भी खुश रहते थे। और कुल मिलाकर ये कि आप पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करने की हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हम लोग वैसे भी संगीत ऐसा विषय जिसे आपको थोप नहीं सकते, उसे प्रैक्टिकल के माध्यम से उसे इंटरेस्टिंग करके आप बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। कि मान लीजिए अगर हम किसी राग को सिखा रहे हैं तो आप अगर राग की रचना, अगर आप उसमें संगीत, फिल्मी संगीत का उन्हें कोई गीत सुनाएं उससे, तो उनको बच्चों को इंटरेस्ट आए कि ये हाँ गाना बहुत अच्छा है और ये इस राग में, तो उनको राग से और फिल्मी संगीत से हम उसको जोड़ते हैं, तो जिससे बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आता है। या तबले में अगर हम क्लासेस ले रहे हैं तो हम तबले में संगत है, जैसे गज़ल है, भजन है, गीत है, तो अगर हम ऐसे सिखाएं कि ये 3 ताल है, 3 ताल 16 मात्रा की, अगर हम उन्हें ये बता रहे हैं कि कहरवा 8 मात्रा की ताल है और इसको डबल और ट्रिपल चौगुन में बजाएंगे तो आपकी इस भजन, इस गज़ल के साथ ये जा रही है, तो बच्चे के अंदर क्या होता है, वो इंटरेस्ट आता है, बच्चा सीखना पसंद करता है, उसे क्लास में आने के लिए उसे बार बार मन करता है कि नहीं मैं आऊँ, आज मैंने इस चीज़ से, तो वो बच्चा इसलिए खुश होते थे। हमारी कोशिश रहती थी कि बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए। संगीत ही जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संगीत मैं और मेरे हस्बैंड संगीत में ही हो गए हैं। तो मेरे हस्बैंड भी माउथ ऑर्गन बजाते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तो संगीत जैसे हम सुबह पूजा ही करते हैं तो उसमें भी कोई वंदना है या वो गाते हैं तो वो भी संगीत में ही, स्वर में ही गाते हैं। तो संगीत सुबह से लेकर शाम तक संगीत में वातावरण रहता है मेरे घर में। मेरे हस्बैंड भी माउथ ऑर्गन बजाते रहते हैं और मैं भी अपना सिंगिंग करती हूँ या तबला या जो भी डांस है कुछ भी करना रहता है मेरा। बात कर रहे थे फिल्मी गीत की जी। और फिल्मी गाने आपको बहुत पसंद होंगे क्योंकि संगीत से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जो 80s के हैं, 70s के हैं, 90s के हैं, उन गीतों को लोग अक्सर सुनते हैं। जी जी। आपके करीब कोई एक सा फिल्मी गीत जिसे आप हमारे दर्शकों को सुनाना पसंद करें? बिल्कुल, एक ये गीत है और ये राग भैरवी में है। जी। जैसी राधानी माल जपे श्याम की, जैसी राधानी माल जपे श्याम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। जैसे राधा ने माल जपे श्याम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। तेरे नाम की ओ पिया तेरे नाम की, राधा ने माल जपे शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। प्रीत क्या जुड़ी, प्रीत क्या जुड़ी, डोर क्या बंधी, बिना जतन बिना यतन हो गई मैं नहीं। प्रीत क्या जुड़ी, डोर क्या बंधी, बिना जतन बिना यतन हो गई मैं नहीं। बिना मोल की मैं बिकी बिना दाम की, राधानी माल जपे शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। बहुत सुंदर गा रहे हैं आप। जब आप गा रहे थे तो मैं रम गया था, मैं मगन हो गया था। बहुत सुंदर। पुराने छात्र जब आपसे मिलते हैं जी, क्या कहते हैं, क्या बातें होती हैं?
पुराने छात्र अभी भी मिलते हैं, अभी भी घर पे आते हैं और अपनी बातें अपनी शेयर करते हैं मुझसे आके, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो सारे बच्चे घर पे आके अपने अनुभवों को बताते हैं, आज वो कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है। कुछ बच्चे इंडियन आइडल में भी गए हैं यहाँ से वोकल सीख के, और बहुत से बच्चे जो है अभी भी जुड़ते हैं या कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, तो आज भी पढ़ने के लिए मेरे पास आते हैं कि मैम बता दीजिए। तो मुझे बड़ा खुशी होती है कि बच्चे याद रखते हैं, मेरे पास आते हैं। काफ़ी बच्चों को मैंने थ्योरी पढ़ाई, नेट के क्लासेस के लिए आते हैं बच्चे, तो मैं उनको गाइड करती हूँ और मुझे बड़ा संतुष्टि मिलती है इससे कि मैं बच्चों को कुछ अभी भी दे पा रही हूँ। आपके पास इतनी विधाएं हैं जी म्यूजिक तो आपके साथ हम हमेशा है, जी कंप्यूटर जी पर भी आप जी अक्सर समय बिताते हैं। जी जी आप गज़लें लिखते हैं, आप जी। गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, जी और साथ साथ इंटीरियर डिजाइनिंग भी जी 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 आपके साथ हमेशा रहता है। जी 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 ये सब जो काम आप करते हैं जी। और सब फील्ड अलग अलग है, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, एक तो हर काम जो है अपने रूटीन के हिसाब से चलता है। जैसे मैं एक घरेलू महिला हूँ, तो ये नहीं है कि मैं जब जो चाहे काम करूँगी। मैंने एक तो टाइम बाँट रखा है जी। अपना हर काम का, हर चीज़ का मेरा टाइम है। तो मैंने एक तो टाइम को, अपने दिन को टाइम में बाँट रखा है कि इस समय में मुझको ये करना है, इस समय। तो इस तरह से कामों को करना आसान पड़ जाए। मतलब लाइफ में अपने टाइम को, जीवन को अपने टाइम में बाँधिए, और अगर उस हिसाब से आप काम करेंगे तो आप हर काम को समय दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आज इसी में लगे हैं या उसमें लगे हैं। अगर आप टाइम को बांट देंगे तो आप हर एक को वक्त दे पाएंगे हर चीज़ के लिए। तो मैंने भी अपने दिन को पूरे उसमें बांट रखा है कि इस समय सिंगिंग है, इस समय ये है, या वॉक के लिए जाना है, या घर पे जो काम करना है, तो मैंने दिन को बांट रखा है। इस हिसाब से मैं काम कर पाती हूँ। फैमिली को अच्छी तरह से एक अच्छा वातावरण देना, जी सकारात्मक माहौल बना के रखना, जी जी बिल्कुल। फैमिली और अपने साथ जुड़े हुए लोगों के साथ जी एक सकारात्मक माहौल तैयार करना, जी उसमें संगीत का कितना योगदान है? देखिए, संगीत से एक तो संगीत कोमल भावनाओं से ज़्यादा जुड़ा होता है, फीलिंग्स ज़्यादा होती हैं। मेरा मानना ये है, या तो मैं संगीत से जुड़ी हूँ या इस बात को मैं कह रही हूँ। और विषयों के हिसाब से संगीत का व्यक्ति आपको ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन मिलेगा, और उसके अंदर एक कलात्मकता ज़्यादा होगी हर चीज़। तो और दूसरे को समझने की भी शक्ति ज़्यादा, मुझे लगता है कि संगीत का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जल्दी समझ पा रहे हैं। तो अगर संगीत के आधार पर अगर हम देखें तो हम अपने परिवार को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो आदमी, अगर हस्बैंड आपके गुस्सा है तो उसका स्वर बता देगा इस समय गुस्से में, तो आपको उस समय सोच लेना चाहिए इससे किस तरह में बात करनी चाहिए। तो संगीत बहुत सार्थकता इसमें अपनाता है, तो आपके परिवार को भी करने में, तो ये मूड भावता है, मूड भाव लेता है। आपका जो वातावरण, अगर गंदा भी वातावरण है या आपका क्रोधित वातावरण है, तो उसको भी मधुरता में भर देगा। ये भी इसका काम होता है कि भाई अगर मूड अच्छा नहीं है, कहीं टेंशन घर में ज़्यादा हो रही है, तो एक अच्छा माहौल भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप व्यक्ति को देखते ही, उनके चेहरे के भाव को देखते ही ये बता देते हैं कि किस राग में बात करनी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति गुस्सा है, वो किस मूड लेके आ रहा है, गुस्से में आ रहा है या बहुत ज़्यादा कुछ जानना चाहता है, तो उसको हम फेस से देख के पहचान लेते हैं कि हाँ भाई इसकी इच्छाएं क्या है। और सबसे अच्छी बात यह है कि परिवार में एक अच्छा माहौल बना रहे, उसके लिए कुकिंग, उसमें तो आपकी महारत है ही। देखिए, खाने से तो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति का दिल जीता जा सकता है। तो कुकिंग खाना एक ऐसा माध्यम है, आप हर एक का दिल आसानी से जीत सकते हैं। तो कुकिंग आपको अच्छी, अगर महिलाओं को आना चाहिए, मेरा विचार ये है कि महिलाओं को खाना बनाना, क्योंकि आदमी जो है खाना ज़्यादा पसंद करता है आजकल के समय में। अच्छा खाना सभी को पसंद है। आपने रेसिपी पर एक किताब लिखी है जी, क्या खास है? देखिए, ये रेसिपी की बुक है, इसमें मेरी 31 रेसिपी है, और ये रेगुलर रेसिपी नहीं है। मैंने इस रेसिपी में कुछ अलग किया है। मैंने जो जिम जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ बूस्टर ड्रिंक्स बनाए हैं। जो मदर्स हैं, न्यू मदर्स हैं, या जिनको बहुत कमज़ोरी फील होती है, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ ड्रिंक्स बनाए हैं जो वो डेली उसमें ले सकें। बहुत सारी ऐसी डिशेस बनाई हैं जो आप अपने घर में ही कुछ सामान से, कुछ कम चीज़ों से आप उनको एक अलग तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे आपका टैलेंट भी दिखेगा। और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, घर में ही हैं, कम चीज़ें में ही आप लोगों के सामने उसको बना के रख सकते हैं, और बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ें भी हैं। तो इस तरह की मेरी चीज़ें हैं जो मैंने अलग बनाई हैं। आप रेसिपी पर काम करते हैं, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। आपको खुद क्या पसंद है?
मुझे मीठा बहुत पसंद है और मैं नॉनवेज बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन वैसे मैं हर चीज़ को, जैसे भी कहीं भी जाती हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ भी दिखती है तो नहीं, तो मैं उसको खाना ज़रूर पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसने अगर ये बनाया है तो उसमें क्या क्या डाला है। तो खाना अगर कहीं भी है तो मैं हर खाने को लेना ज़रूर चाहती हूँ, उसका टेस्ट जानना पसंद करती हूँ कि वो किस तरीके से लोगों ने बनाया है। तो ये मेरा एक मोटो रहता है कि अगर मैं पार्टी में गई हूँ तो मैं एक राउंड यही लगाती हूँ कि क्या नई चीज़ है, इसको मैं देखना चाहूँगी और खाना ज़रूर चाहूँगी, मैं ज़रूर खाती हूँ उसको। फिर उसको अच्छा लगे तो दोबारा, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जानने के इससे उत्सुक रहती हूँ कि कौन सी नई चीज़ बनाई है कुछ लोगों ने। बचपन की कोई ऐसी बात जो संगीत से भी जुड़ी है, आपके खान पान से भी जुड़ी हुई है और आपके बहुत करीब है, उसको जानना चाहेंगे, एक किस्सा जानना चाहेंगे। एक तो बात यह है कि मुझे संगीत का तो शौक था, मीठा खाने का बहुत शौक था जी। और ये बात मम्मी और पापा सभी जानते थे कि मीठा मेरी एक कमज़ोरी थी बचपन से। जी। मम्मी नहाने जाती थी और वो मना करती थी, बेटा मीठा इतना रखा है, मेहमान आने वाले हैं, आपको नहीं खाना है। जी। लेकिन मेरी मम्मी नहाने गई, मेरा एक ही काम होता था कि बस किचन में मीठा ढूंढना है और मुझे खाना है। तो ये एक शरारत थी मेरी कि मम्मी अगर नहाने गई तो मुझे खाना ही ढूंढना है कि मीठा कहाँ रखा है। ये कमज़ोरी थी मीठे की। और संगीत का ये था कि जब जो मन आता था वही करते थे, ऐसा नहीं थे कि वोकल है गाने का मन है वोकल ही क्या, या डांस का बहुत मन था। तो डांस में तो इतना था कि रात में जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हम लोग दिन में सो लिए, रात में नींद नहीं आ रही है तो रात में उठ के मैं डांस अपना प्रैक्टिस शुरू कर देती थी। मुझे डांस का बहुत शौक था, तो अक्सर यही होता था कि मम्मी पापा सो रहे हैं तो मैंने अपना अलग कमरे में बंद हुई और डांस शुरू कर दिया। रात में चाहे वो 11 बज रहे हो चाहे 12 बज रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डांस का मुझे बहुत शौक था। गीतों का भी यही था कि रात के 1-1 2-2 बजे तक नहीं आ रहे हैं। जो मैंने पहला गीत लिखा था अपना लाइफ का, पहला BA स्टैंडर्ड में थी, गर्मी का टाइम था, उस समय इन्वर्टर वगैरह भी इतने नहीं होते थे, तो हम लोग चांदनी राती थी, तो मैंने उस समय एक पहला गीत लिखा था और वो रात के 12-1 बजे का किस्सा होगा। उस समय मैंने उस गीत की, पहले गीत की रचना लिखी थी, वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। बिल्कुल, उसको सुनना चाहेंगे। हाँ। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि इस गीत को जो मैंने पहला गीत लिखा था। जी। दूर देश में रहने वाले अब तो आजा, अब तो आजा, रास्ता देखे नैना मेरे, अब ना तड़पा, अब तो आजा, दूर देश में रहने वाले अब तो आजा, अब तो आजा, चंदा तू परदेस में जाला, संदेश आए देके आला, चंदा तू परदेस में जाला, संदेश आए देके आला, बिन साजन के जीवन सूना, हर पल सूना, अब तो आजा, दूर देश में रहने वाले अब तो आजा, अब तो आजा, आहा हा। तो ये मेरा पहला गीत था जो BA स्टैंडर्ड में लिखा था और उस समय शायद पूर्णमासी थी, उस दिन पूरा चंद्रमा पूरी लाइट में था और तब मैंने ये लिखा था ये गीत। ये जो भाव आए हैं, ये जो प्रकृति का जो सौंदर्य था, हाँ जी, हाँ जी, उसको देख के जी उस समय मैंने लिखा था। किस वर्ष की बात है ये? मैं BA में थी और समझिए 19-20 साल की लड़की जो उसकी कल्पनाएं होती हैं उसमें डूब के मैंने उस चीज को लिखा था। और जो शुरुआत आपने उस दिन से की थी जी, वो आज भी निरंतर जारी है, जारी है। जी बिल्कुल। आपके काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, गजल पर आपकी किताबें प्रकाशित। हाँ जी, हाँ जी। जानना चाहेंगे आपकी प्रकाशित रचनाओं के बारे में। मैंने एक अपनी निकाली थी किताब आहटे जज्बात करके, और इस किताब में मैंने गीत, गज़ल और भजन और कविताओं का संग्रह किया है। बाकी मेरी एक रेसिपी बुक है, ये मॉम रेसिपी ज़रा हट के, जैसे मैंने 31 रेसिपी बनाई हैं, ली हैं और वो उनमें अलग ही प्रयोग किए हैं। बाकी मेरे 5 साझा संग्रह हैं, जो एक सबसे पहला जो था नवांगपुर था,
और जो इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। दूसरा उसके बाद एहसास दिनों का जो लखनऊ रूबरू फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित हुआ। उसके बाद मेरा तीसरा था आ बैल तू मुझे मार, और फिर चौथा फिर आया ऐसा तन्हा तन्हा जो रूबरू फाउंडेशन है, उसमें मेरी सारी गज़लें ये हैं। जो आ बेल तू मुझे मार, जी जी एक अलग तरह का नाम है। हाँ जी, हाँ क्या जी। खास वजह है और क्या है उस रचना में? उस रचना में उन्होंने सिर्फ एक रचनाएं थी हम लोगों की, लेकिन वो उसमें ये सारे राइटर्स का कलेक्शन था, तो उसमें हम लोगों ने एक अपनी हास्य रचनाएं लिख के भेजी थी, जो भी हास्य थी तो या जो भी हम लोग को अच्छी लगी तो हम लोगों ने वो रचना लिख के भेजी थी। आप गद्य और पद्य हाँ जी, दोनों में राइटिंग करते हैं? जी जी बिल्कुल। और दोनों के बीच एक तालमेल भी आपने बैठा के रखा है। जी जी। आप एक तरफ भजन लिखते हैं, जी जी जी, गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं और गजल लिखते हैं। जी। कितना डिफरेंस होता है गजल लिखने में और गीत लिखने में? देखिए, गजल गीत या जो संगीत है वो हमारे दिल से मन से फूटता है। जब हमारे अंदर कोई भाव जगते हैं तो हम उनको लिखना शुरू कर देते हैं। वो कब गज़ल की उसमें ढल जाएं या गीत में ढल जाएं, ये उस समय कहना असंभव होता है। लेकिन एक गज़ल में एक ये बात ज़रूर है, मैं कहना चाहूँगी कि गज़ल में एक संकुचित रहता है, क्योंकि उसकी बहर हर चीज़ में हम भावनाओं को बहुत ज़्यादा खुल के नहीं कह पाते। लेकिन उसी चीज़ की थोड़ी सी स्वतंत्रता हमें गीत में मिल जाती है कि गीत में हम बहुत सॉफ्ट चीज़ों को जोड़ के कह सकते हैं। लेकिन हमें गज़ल में रदीफ़, काफ़िया, इन सब का बहुत मिलान करना पड़ता है, तो जहाँ पे कहीं पे हमारी भावनाएं इतनी खुल के नहीं आ पाती, जो हम गीत में हम ले आते हैं आसानी से। तो ये फ़र्क है। और जैसे भजन है वो तो है ही हमारा कि ईश्वर से जुड़ा हुआ, तो उसमें हम अपनी खुल के भावनाओं को कह पाते हैं, अपना रागों में भी कहते हैं, अपना स्वच्छंद रागों में भी कहते हैं। जो जैसे आर्टिकल्स हैं उसमें जो हमारी डेली की जो समस्याएं हैं महिलाओं से जुड़ी, या सोशल मीडिया है, या आजकल के जीवन में बढ़ता हुआ एकांतपन, या बच्चे बाहर चले जाते हैं, माँ बाप यहाँ के लिए आते हैं, उन मैंने चीज़ों पे अपने लेखनी को चलाया है, उन टॉपिक्स को लिया है। या जैसे दूसरा विवाह, एक अपने आप में जो इस अवस्था में या पति पत्नी का आपस में साथ छूट जाता है, पति रह गए या पत्नी रह गए, कम उम्र की अवस्था है, उसमें उनको एक साथी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस चीज़ को मैंने अपने लेखों में दिखाया है। या हमारे यहाँ जो विकास के उस पर इतना काम हो रहा है, हमारे जो पेड़ काटे जा रहे हैं, कितना हम प्रकृति के प्रति खिलवाड़ कर रहे हैं, उस चीज़ को मैंने उजागर करने की कोशिश करी है। जब हम यहाँ से मोहन पे जाते हैं, गाज़ियाबाद जाते हैं, तो रास्ते का जो हाल देख रही हूँ, डेवलपमेंट की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ों को मैंने मुद्दों को उठाया, अपने लेखों से काफ़ी चीज़ों को करने की कोशिश की। अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमती झरना माथुर जी से। आप सामाजिक मुद्दों पर अपनी लेखनी चलाते हैं, आप गीत लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, भजन लिखते हैं, और भी बहुत सारी विधाओं पर आप काम करते हैं। और आपसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो चाह रहा हूँ कि इस बातचीत को लगातार जारी रखें। आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप ससुराल आए, जी, माता जी जो आपकी सासू माँ हैं वो तबला वादन करते थे, जी जी, आप गीत गाते थे, आप भजन गाते थे, जी, आप लिखते भी हैं और आप गाते भी हैं। जी, जो जुगलबंदी है जी, जी, जी। ये कितनी सफल रही, और एक दूसरे के साथ जो कंपटीशन था उस कंपटीशन के बारे में जानना चाहेंगे? देखिए, बहुत सफल रही, क्योंकि ऐसा होता था कि हम लोग माथुर कम्युनिटी के हैं, हम लोग के होली दिवाली प्रोग्राम्स होते थे जी। तो मदर इन लॉ हमेशा बहुत अच्छी तबला बजाती थी, तो उसमें वो तबला बजाती थी, हम लोग गाते थे, तो हम लोग का आपस में बहुत अच्छा मेल जोल था। तो उसकी प्रैक्टिसेस होती थी, रिहर्सल्स होते थे हम लोग के, तो मम्मी जी बजाती थी और हम लोग सब सिंगिंग करते थे। तो एक बहुत अच्छी उनकी सलाह भी मिलती थी और हम लोग भी उनकी बातों को मानते थे, और जो भी अच्छा लगता था एक वो अच्छी प्रस्तुति तैयार होती थी एक दूसरे के सहयोग से। और ये बड़ी अच्छी बात थी कि उनके शौक और मेरे शौक दोनों मिलते थे, कि वो भी कुकिंग में बहुत खाना उनको बनाना शौक था और मुझे भी शौक था। तो ये मेरी मदर जो मेरे मायके से थी मदर, वो भी दोनों मम्मियाँ खाना बनाने में बहुत शौकीन थी, तो ये तो मुझे एक तरीके से वरदान ही मिल गया इन लोगों का। तो ये होता था कि जैसे हस्बैंड आते थे तो उनकी भी इच्छा होती थी, मैं माँ का उनका रूप होता था, मैं बेटे को खिलाऊं, और मेरा होता था कि नहीं, मैं पत्नी हूँ, मैं अपने हिसाब से उनको बना के खिलाऊं। तो अक्सर कभी कभी नाराजगी हो जाती थी कि इतनी चीज़ें बन जाती, कोई खाता नहीं है। तो ये होता था कि तो मुझे कभी कभी उनसे छुप के चीज़ें बनानी होती थी, कि वो जब लेट जाती थी या आराम करती थी तब मैं जाके किचन में बना लेती थी, और छुपा के जब वो आते थे तब लेके आती थी कि ये मैंने बनाई है। जो हॉबीज हैं वो परिवार का माहौल भी बहुत खुशनुमा बना देते हैं। जी जी बिल्कुल। और जब सास और बहू जी दोनों एक ही हॉबी से जुड़े हों जी, तो फिर
उसमें जो है कहते हैं कि चार चांद लग जाना चार होता है। चांद, जी जी। बहुत सुंदर, और आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। एक रचना और सुनना चाहेंगे आपकी? जी बिल्कुल जरूर। एक मैंने नारी पे अपनी रचना लिखी है कि जी। नारी होने का भी एक अजब एहसास है। नारी होने का भी एक अजब एहसास है। इसकी संपूर्णता का सफर बहुत खास है। मोहब्बत ममता जैसे जज्बातों से भरी हूँ। मोहब्बत ममता जैसे जज्बातों से भरी हूँ। सजनकारी हूँ फिर भी आज भी अधूरी हूँ। पीहर से ससुराल तक मैं पराई रही हूँ। पीहर से ससुराल तक मैं पराई रही हूँ। अपने में अपने को ही बस ढूंढती रही हूँ। अपने में अपने को ही बस ढूंढती रही हूँ। जब भी जहाँ तब मुझसे खेला गया, रौंदा गया। इस पुरुष समाज में मुझको हर पल तोला गया। बात इन पुरुषों तक ही सीमित कब तक थी? ये बात इन पुरुषों तक ही सीमित कब तक थी? ये सास बहू नंद भाभी में भी छली है ये। आज कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हूँ। आज कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हूँ और गिद्धों की गंदी निगाहों से बच रही हूँ। कर्तव्यों में बंद अपने को बढ़ाया है। कर्तव्यों में बंद अपने को बढ़ाया है। आज चांद पे अपना चंद्रयान पहुंचाया है। आज चांद पे अपना चंद्रयान पहुंचाया है। माँ बहू बहन पत्नी भाभी में मैं बंटती रही। मैं माँ बहू बहन पत्नी भाभी में मैं बंटती रही। संपूर्ण जीवन अपने को सिद्ध करती रही। संपूर्ण जीवन अपने को सिद्ध करती रही। क्या चाहती हूँ क्या मन में है जानती नहीं। क्या चाहती हूँ क्या मन में है जानती नहीं। इस जीवन में अपनी कोई कहानी नहीं। अधिकारों के लिए जब जब आवाज़ उठाई, समाज के डर से अपनी ही लाज बचाई। मैं एक नारी हूँ, एक नारी हूँ। आपने अपनी जो रचना है उसके माध्यम से एक महिला की स्थिति को बयां जी किया है, जी उनकी स्थिति को रेखांकित किया है। जी आप सामाजिक मुद्दों पर हमेशा लिखते रहे जी हैं। अगर मैं महिला की बात करता हूँ, जी। कितनी सशक्त हुई है महिला? देखिए, ये बात तो आज कहना बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं बहुत सशक्त हैं। और ऐसा नहीं है, वो अपना सशक्त होने के साथ साथ कभी कभी अपने जो उनको अधिकार मिले उसका गलत फ़ायदा भी उठाती हैं। मैं ये बात भी कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि हमारा पुरुष प्रधान समाज में हमेशा पुरुष गलत हुआ है, स्त्रियाँ भी गलत हुई हैं। तो सशक्त भी हुई हैं और बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन कहीं कहीं पे अभी भी कुछ स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय है, जिनको बाहर निकालना पड़ेगा। और जिनको यही नहीं पता कि वो खुद क्या चाहती हैं और उनके अंदर क्या करने की क्षमता है, उनको जगाना पड़ेगा। वो अभी भी शोषित हो रही हैं और उनको ये पता नहीं है कि क्या रास्ते हैं जो उनको दिखाएं। वो दबी हुई हैं परिवार में, चाहे वो अपने सास से हो या अपने घर में पारिवारिक वातावरण से वो बाहर निकल नहीं पा रही। तो उनको एक आवाज़ उठाने की या उनको एक दिशा दिखाने की अभी भी ज़रूरत है। अभी भी मैं ऐसा महसूस करती। मुझे जो लगता है, जब मैं महिलाओं से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, जी मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को एक दायरे में सीमित कर दिया है। जी 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 उन्होंने अपने आप को बांध लिया है। बांध लिए है। वो उससे आगे बढ़ने की ना सोचती हैं, जी ना उसका जी कभी उन्होंने प्रयास किया। प्रयास किया। जी बिल्कुल सही बात है। वो ये सोचती है कि शायद यही हमारा जीवन है और यही हमारे किस्मत में लिखा था, हमको जो मिला वो मिल गया। लेकिन ये नहीं, यही चीज़ उनके अंदर भावनाओं को जगाना है कि आपके अंदर क्षमताएं हैं, आप अपनी स्थिति से उबर सकती हैं, बाहर आ सकती हैं। ये उनको एक दिशा दिखाने वाली बात है। एक हम लोग जब सोशल वर्क कर रहे थे तो हम लोग बस्तियों में घूम रहे थे, तो वहाँ हमको ये लगा कि कुछ ऐसे देखे बच्चे जो टैलेंटेड हों या महिलाएं ऐसी हैं जिनको कुछ आता हो। तो हमने बहुत सी महिलाओं को पाया कि वो बहुत अच्छी सिलाई कर लेती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम करके कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। या एक बच्ची थी, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती थी। हम लोग गए, हम लोगों ने कहा कि ये तुमने खुद बनाया? बोली हाँ। लेकिन उसको ये आभास ही नहीं कि हम वो इतना अच्छा कर रही हैं या इसको आगे वो कैसे आगे ले जाए। तो ये एक उन लोग को दिशा दिखाना या मार्गदर्शन उनका करना। तो हम लोगों ने वास्तव में उनको किया, एक कंपटीशन कराया। तो फिर लास्ट ईयर 14 नवंबर को एक सामाजिक संस्था है, उसके माध्यम से उसको पुरस्कृत भी किया गया। तो हमने कई ऐसे बच्चों को, महिलाओं को बाहर निकाला। बहुत सही। और आप एक शिक्षिका होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक रचनाकार होने के नाते और एक क्रिएटिव पर्सन होने के नाते आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बात करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग की। जी, इसमें भी आपने काम किया है और महारत हासिल है। अभी क्या प्लानिंग है इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में?
देखिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक बड़ा आजकल के समय बड़ा सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि नए नए बिल्डर्स आ गए, नए नए बिल्डिंग्स बनती है, नए नए वो अपने बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं। उस समय ये जो बनाते हैं वो तो बनाते हैं, लेकिन हमको ये देखना होता है कि कम जगह में हम ज़्यादा चीज़ों को किस तरह से यूज़ कर सकें या बहुत सुंदर वो चीज़ें दिखाई जा सकें। तो इस चीज़ में हमारा इंटीरियर डिज़ाइनिंग या इंटीरियर डेकोरेशन बहुत काम आता है, और उसके आधार पे हम अपने घरों को या औरों को प्लान कर सकते हैं कि हम इस तरीके से करिए तो इसमें ज़्यादा, जैसे आजकल देखिए लोग घरों से छोड़ छोड़ के फ्लैट में ही शिफ्ट होने लगे हैं, सामान होने लगा है ज़्यादा, तो उनको कम जगह में हम कैसे व्यवस्थित कर पाएँ, किस तरीके से स्टोरेज बना सकें, इन सब पे हम लोग ध्यान देते हैं। आपकी जो विधाएं हैं, जी जी सब विधाएं एक से बढ़कर एक हैं। जी जब कभी मन उदास भी होता है, जी मन अशांत भी होता है, जी जी बिल्कुल। कभी बहुत खुश भी होते हैं, जी जी कभी आशाएं जगती हैं। जी जी ये जो विधाएं हैं, खासकर संगीत की अगर मैं बात करूं, कितना काम आती है? बहुत काम आती है, मेरे ख्याल से जीवन में बहुत काम आती हैं। इंसान जो है अपने बीते हुए पलों को भी याद करता है। कभी किसी को दुखी देख के बहुत दुख होता है, और कभी किसी को देख के खुश भी होता है, या कभी हम ये भी सोचते हैं कि आज हम लाइफ में अपना वो नहीं कर पाए जो हमें और करना चाहिए, बहुत सी चीज़ों से बाहर निकलता है। लेकिन एक क्षण के बाद हम उस चीज़ से उबर आते हैं, उसी चीज़ को हम किसी दूसरी चीज़ में करके, अगर मान लीजिए आपका मन उदास है, कुछ अच्छी कुकिंग करके या अच्छा गाना सुन के, या हम किसी के साथ बैठ के या कहीं भी हम उस चीज़ को दूसरी तरीके से बहला सकते हैं। तो ये हमारी जो विधाएं हैं, बड़े, जैसे मैं गीत गज़ल भजन लिखती हूँ, उसको उस समय मैं कंपोज करने बैठ जाऊँगी, अपने आप कंपोज करती हूँ मैं हारमोनियम प्ले के, या फिर कोई अच्छा सा खाना बनाऊँगी, या फिर आप अपने घर को ही थोड़ा सा चेंज करेंगे कि चलिए आज प्लांट्स इधर नहीं इधर लगाते हैं, इससे थोड़ा सा लुक चेंज होगा तो मन अच्छा होगा, चलो आज शाम की चाय छत पे पी लेते हैं, तो इससे थोड़ा मूड चेंज हो जाता है। तो बहुत सी ये चीज़ें हमारी जो हैं वो बहुत मददगार होती हैं हमारे जीवन में, तो ये बहुत मदद करती हैं अपने शौक जो हैं। बहुत सही, और ये बात बिल्कुल सही है, और ये मैंने खुद पर भी लागू की है। जी जब कभी भी मैं कभी तनाव में होता हूँ या निराश होता हूँ, जी जी तो मैं लिखने बैठ जाता हूँ। जी 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 भावनाएं सारी आपकी बाहर आ जाती हैं जी, और आपको व्यस्त रखने में जी जी बहुत कारगर होती हैं, और हैं। आपको अनावश्यक सोच से दूर रखती हैं। और किताबें आपकी बहुत मददगार होती हैं, किताबें मेरे पास बहुत हैं, तो मैं उनको उस समय पढ़ना, जो भी मन करता है कि स्टोरी है तो स्टोरी, गज़ल की है तो गज़ल की, या हास्य पढ़ना है, तो मैं उस समय उन किताबों की बहुत सहायता लेती हूँ, और उन किताबों से मेरा उससे क्या होता है कि मैं पढ़ती हूँ और कुछ ना कुछ अपने अंदर से भी निकल आता है, उन भावनाओं से अपनी भावनाएं जुड़ जाती हैं, और कुछ हम नई रचना भी लिख जाते हैं। म्यूजिक तो एक हीलिंग का काम भी करता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपने महसूस किया इसको? बिल्कुल बिल्कुल। हर जगह, जैसे अगर आप लंबी बीमारी में हो आप, या आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, या घर का वातावरण ख़राब होते, एक अच्छा संगीत आपकी उस चीज़ की पूर्ति ज़रूर करता है। तो एक बहुत अच्छा, या अगर हम देखिए हम लोग घर में पूजा भी रखवाते हैं, उसमें भी भजन या संगीत से जुड़ता है, तो इंसान उसमें खो जाता है। तो ये एक हमारी मानसिक संतुष्टि बहुत अलग टाइप की होती है, जो और चीज़ों से पूर्ति नहीं होती, संगीत के द्वारा वो पूर्ति हो पाती है। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं झंडा माथुर जी से। आप तबला वादन करते हैं, आप गीत गाते हैं और गीतों को लिखते हैं, आप भजन लिखते हैं, भजनों को गाते भी हैं। आपका जो हुनर है तबला वादन पर, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। क्योंकि ज़्यादा रियाज तो नहीं है मेरा, लेकिन मैं 3 ताल की एक बेसिक ताल होती है, तबले में एक बेसिक ताल होती है 3 ताल, 16 मात्रा की ताल है, और ये किनारा घराने से इसमें एक मैं आपको कायदा उसके 2 टुकड़े सुनाऊंगी। तो ये है 3 ताल। कायदे की बोल है, धाती धागे ना धा तिरिकिट, धाती धागे धीने गिने, धाती धागे ना धा तिरिकिट, धाती धागे धीने गिने।
इसका जो पलटे हैं, धाती धागे ना धा तिरकटे धाती धागे ना धा तिरकटे धाती धागे ना धा तिरकटे धाती धागे धीनेगे ताती तागे ना ता तिरकटे ताती तागे ना ता तिर धाती धागे ना धा तिरकटे धाती धागे धीनेगे धाती धागे ना धा तिरकटे धाती धागे ना धा तिरकटे धाती धागे ना धा तिरकटे धागे धीनेगे ना ताती तागे ना ता तिरकटे धाती तागे ना ता तिरकटे धाती धागे ना धा तिरकटे धीनेगे ना। और इसके बाद 2 पलटों के बाद मैं तिहाई बजाऊंगी। धाती धागे ना धा तिरकटे धाती धागे धीने गे ना धाती धागे ना धा तिरकटे धाती धागे ना धा तिरकटे धा धाती धागे ना धा तिरकटे धा। तो ये 3 ताल का कायदा, उसमें 2 टुकड़े और तिहाई मैंने आपको सुनाया। और भजन की आप बात कर रहे थे, एक सरस्वती वंदना जो मैं गाती हूँ, जो मेरी खुद की लिखी है, कंपोज की है। हे शारदे मातु दयानी, तू ही सकल गुण गानी। हे माँ शारदे तू दयानी, तू ही सकल गुण गानी। ब्रह्मा मुख से जन्म लिया है, ब्रह्मा मुख से जन्म लिया है। शीत बरसता रण किया है, शीत बरसता रण किया है। तू ही माँ बीड़ा वादनी, तू ही सकल गुण गानी। हे माँ शारदे तू दयानी, तू ही सकल गुण गानी। संगीत विधा की तू जननी, संगीत विधा की तू जननी। जग जीवन में ऊर्जा भरनी, जग जीवन में ऊर्जा भरनी। तू ही प्रेम बरसानी, तू ही सकल गुण गानी। माँ शारदे तू दयानी, तू ही सकल गुण गानी, तू ही सकल गुण गानी। बहुत सुंदर प्रस्तुति। झरना जी, आप एक अच्छा जॉब कर रहे थे जी। एक डिग्री कॉलेज में, आप संगीत की जी। प्रवक्ता थे, आपने उस जॉब को छोड़ दिया, क्या वजह थी? थोड़ी पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि मदर इन लॉ 5 साल के लिए बेड पे आ गई थी। तो उस समय परिवार में मैं ही थी जिसको पूरा देखना था। तो उस परिस्थिति में मैंने परिवार को देखा और मैंने नौकरी छोड़ दी। तो एक मेन रीज़न यही था कि पहले परिवार ज़रूरी है, फिर नौकरी तो दूसरी थी। तो मेरे माँ, वो सासू माँ जो थी बेड पे थी, उनकी देखभाल करी और सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। उस बीच में मैंने कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद उनके जाने के बाद फिर चीज़ें अपनी स्टार्ट की, लेकिन उस बीच में मैंने कोई भी चीज़ नहीं की, सिर्फ उसी में लगी रहती थी, उन्हीं में ही लगी रहती थी। आपका जीवन संगीत के इर्द गिर्द है, जी जी। संगीत बसता है जीवन में। वो कौन से सपने हैं संगीत के क्षेत्र में जिनको आप पूरा करना चाहते हैं? कितने कदम आगे बढ़े? मैंने अब नई पहल ये की है, जो अपने गीत गज़ल हैं जो लिखती हूँ उनको कंपोज करके अब मैंने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करके अब उनको पब्लिकली लाना शुरू किया है। मैंने अभी सावन में एक सावन गीत किया था, अब मैंने दीपावली पे गीत अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है और वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। तो मेरा आगे का जो प्लान है कि मैं अपने गीतों और संगीत को अपने रिकॉर्डिंग के द्वारा पब्लिक में लेके आऊँ, जिससे लोग जान पाएँ जो मैंने लिखा है, लोगों को पता तो चले। तो मैंने खुद गाया है, खुद कंपोज किया है, खुद लिखा है। अब दीपावली पे बहुत जल्दी मेरा सॉन्ग आने वाला है। आपको तो अग्रिम शुभकामनाएं जी, और जी। आपकी किताबों के लिए आपको शुभकामनाएं। लोग आपको पढ़ें और आपसे प्रेरणा लें, क्योंकि आप प्रेरणा भी हैं। जी आपने सासू माँ की सेवा के लिए आपने एक जी। जॉब छोड़ा, जी आप लगातार अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि संगीत की साधना से
जी मैं दूसरों का भी भला करूं, जी 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 खुद भी आगे बढ़ूं, जी दूसरों के जीवन में खुशहाली लाऊं। जी आपसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। एक गजल सुनना चाहिए। बिल्कुल। तन्हाई की महफिल में हम भी शामिल हैं, फुरक़त में हम तेरी ऐसे गाफिल हैं, फुरक़त में हम तेरी ऐसे गाफिल हैं, फुरक़त में हम तेरी ऐसे गाफिल हैं, तन्हाई की महफिल में, तन्हाई की महफिल में हमें शामिल है, फुरक़त में हम तेरी ऐसे गाफिल हैं। आँखों में बसते हैं केवल तेरे सपने, आँखों में बसते हैं केवल तेरे सपने, तेरी यादों से मेरा दिल भी, तेरी यादों से मेरा दिल भी बिस्मिल बिस्मिल है, फुरक़त में हम तेरी तो ऐसे गाफिल हैं। बहुत अच्छा संगीत और बहुत अच्छा, मैं रम जाता हूँ जब मैं आपको सुन रहा हूँ। और मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि आपका ये संगीत, आपकी जो संगीत की साधना है, ये अविरल चलती रहे, जी। माँ गंगा के प्रवाह की तरह अविरल चलती रहे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए और आप एक प्रेरणा हैं। झरना जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।